नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा और बीटेक कर रहे सिविल इंजीनियरिंग के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर बोल्ट की जो डिज़ाइन होती है, जो हम क्वेश्चन करते हैं ना बोल्ट पे, उस पे कुछ आरंभिक तैयारी करनी है। आज इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि जो बोल्ट होता है उसकी शीयरिंग स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं। क्योंकि जब हम बोल्ट की शीयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, उसकी बेयरिंग स्ट्रेंथ निकालेंगे, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि जो बोल्टेड जॉइंट है उसकी एफिशिएंसी क्या है। क्योंकि हमें शीयरिंग और बेयरिंग स्ट्रेंथ के अलावा जो प्लेट्स काम में लेते हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी निकालनी पड़ेगी, और इन सब बातों को ध्यान में रखकर हम बाद में तय कर पाएंगे कि उस बोल्टेड जॉइंट की एफिशिएंसी कितनी है। ऑफ कोर्स एक चीज़ और निकालनी पड़ेगी, जो सॉलिड प्लेट होती है टेंशन के अंदर, जिसमें कोई सुराख नहीं होता है, उसकी भी हमको स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी टेंशन के अंदर, और उसका भाग लगा के हम बाद में तय कर पाएंगे इसकी एफिशिएंसी कितनी। खैर वो बात की बात है। फिलहाल इस वीडियो में जो आपको मैं बताने वाला हूँ वो दो बातें हैं, शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट कैसे निकालते हैं। तो पहले लेते हैं शीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट। एक बोल्ट की अपरूपण में सामर्थ्य कैसे निकालेंगे। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि कई बच्चे जो हैं वो किताब के बड़े लंबे चौड़े सूत्र देख देख के परेशान हो जाते हैं और समझते हैं ये बहुत कठिन काम है। जबकि जो IAS कोड है, IAS 800 2007, लगभग आपको मतलब बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स में मिल जाएगा। कई ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनके आंसर आपको सीधे इसमें मिल जाएंगे, आपको इसलिए पता होना चाहिए इसका आंसर कहाँ पर है। तो सबसे पहली जो बात है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा पेज 75 और आर्टिकल 10.3.3। ये इसका तो मैं निकालता हूँ, पेज 75 निकालता हूँ। पेज 75, ये आपका पेज 75 है। ये देखिएगा, ये पेज 75 है। और 10.3.3 ये देखिएगा 10.3.3, यहाँ लिखा हुआ साफ साफ शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट। बोल्ट की शेयर, इसको आप नोट कीजिएगा। मैं जब क्वेश्चन करता हूँ ना तो कौन सी चीज़ मैं कहाँ से ले रहा हूँ उसको आपको नोट करना है। तो शेयर कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, या कह सकते हैं शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट। द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट VDSB एज गवर्न शेयर स्ट्रेंथ इज गिवन बाय। तो ये जो फॉर्मूला जो आप देख रहे हैं, ये वाला सारा यहाँ तक, ये सारा फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है, अभी आपको सिखा दूंगा। डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट, V, देखिए V स्टैंड्स फॉर शेयर, शेयर के लिए जो होता है सिंबल वो V होता है, कैपिटल। फिर लिखा DSB, D मतलब डिज़ाइन, S मतलब शेयर, B मतलब बोल्ट। तो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, उसके लिए फॉर्मूला है VNSB अपॉन, इसको हम कह सकते हैं कि एक घामा MB, एक इसमें जो ग्रीक लेटर है जो कहलाया जाएगा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, आंशिक सुरक्षा गुणांक, घामा MB। M से मतलब है मटेरियल, B का मतलब बोल्ट। बोल्ट किस पदार्थ का बना है उसके आधार पर यह तय होता है। ये भी कोड से मिलेगा आपको हर चीज़ बताऊंगा कोड में कहाँ मिलती है। तो पहला काम तो ये है कि डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट का ये फॉर्मूला है VDSB = VNSB अपॉन घामा MB। अब इसमें जो VNSB है इसको क्या कहते हैं, नॉमिनल शेयर कैपेसिटी ऑफ ए बोल्ट या नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, VNSB = FU अपॉन √3 इंटू NN मल्टीप्लाई बाई ANB प्लस NS मल्टीप्लाई बाई ASB। ये भी फॉर्मूला आपकी किताब में ही है, ये आपके फॉर्मूला देखिए वाला बुक में ही आपके सारा, उसी पेज नंबर पर 75 पर। अब इसमें एक एक टर्म को मैं बताऊंगा कि एक एक टर्म का मीनिंग क्या है, और साथ ये बताऊंगा ये आपको कहाँ मिलेगा, और नहीं मिलेगा कोड में तो आप कैसे निकालेंगे, है ना। तो FU देखिए, इसमें FU का मतलब क्या है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट। बोल्ट की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, देखिए नॉर्मली ये कभी दी नहीं जाती है, आपको एक बोल्ट का ग्रेड देंगे, बोल्ट किस ग्रेड का है, और 99% आपको ग्रेड मिलेगा बोल्ट का 4.6।
अब ये जो 4.6 है इसका मीनिंग क्या, देखिएगा बोल्ट का ग्रेड है 4.6। ये 4 जो है ना, अगर मैं इसको 100 से गुणा कर दूं कितना आएगा, 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इसकी हो जाएगी आपके अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, 400 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। अब ये 0.6 क्या शो करता है, ये बाद में जो शो करता है, इसका मतलब है कि जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी 60% जो है वो यील्ड स्ट्रेंथ है। यानी इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 400 का इंटू करेंगे 0.6 यानी 400 का 60%। तो 400 का 60% कितना होता है, 240। तो इसी बोल्ट की यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी 240 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन फिलहाल हमको यहाँ पे चाहिए अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो कोई भी बोल्ट का ग्रेड आपको दे दे, पॉइंट की पहले जो होता है ना उसको 100 से गुणा करना आपको। तो ये हो गया 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये देखिए एज पर IS 1367 पार्ट 3 ISO 898, ये आपको नहीं मिलेगा लेकिन आपको ध्यान में रखना है, आसान चीज़ है, मैंने आपको समझा दी है। अब जो इसमें NN है, देखिए NN नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेस। अच्छा ये सब कुछ आपको याद नहीं करना है, हर चीज़ कोड में है, पूरी चीज़ यहाँ पे हर चीज़ कोड में देखो लिखी मिलेगी हर चीज़ के बारे में। जो चीज़ें याद करनी होंगी उसको बताऊँगा आपको मैं। तो NN इक्वल टू नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स विद थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयर प्लेन। यानी कि जब बोल्ट कटता है, अगर वहाँ पे थ्रेड जो होती है बोल्ट पे चूड़ी, अच्छा कैसे होती है जरा समझाना पड़ेगा मुझे आपको। देखिएगा ये एक बोल्ट है, ये बोल्ट का हेड है, ये शैंक कहलाता है। लेकिन यहाँ पे आप जानते हैं चूड़ियाँ कटी होती है, इस प्रकार से थ्रेड्स होती है। तो ये जो पोर्शन है जिसमें कि चूड़ियाँ नहीं होती है इसको अपन शैंक बोलते हैं, और ये कहलाता है थ्रेडेड पार्ट। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, शैंक का मतलब हमारा ये वाला पोर्शन शैंक कहलाता है, ये हेड कहलाता है, ये पोर्शन कहलाता है थ्रेडेड। तो NN नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स विद थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयरिंग प्लेन। यानी जो चूड़ियाँ हैं अगर वो इंटरसेप्ट करती है, यानी कि उस जगह होती है जहाँ की बोल्ट करता है, तो वो जो नंबर ऑफ प्लेन्स है उसको हमने NN कहा है। दूसरा है NS नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन्स विदाउट थ्रेड्स इंटरसेप्टिंग द शेयरिंग प्लेन, यानी जहाँ पर वो थ्रेड्स नहीं होती हैं। ANB नेट शेयर एरिया ऑफ बोल्ट एट थ्रेड्स, नेट शेयर एरिया ऑफ बोल्ट एट थ्रेड। देखिए क्या होता है, जब यहाँ चूड़ियाँ काटेंगे बोर्ड के इस एंड पर, दिखती बात इसका नेट एरिया कुछ कम होगा। चूड़ियाँ काटते हैं ना तो इसका जो मेटल कटता है चूड़ियाँ बनाने से, तो ये नियम बना दिया है कि ये 0.78 इंटू π/4 d² होगा। इस बात को आप याद कर लें, 0.78 इंटू π/4 इंटू d²। π/4 d² क्या हो गया, बोल्ट का एरिया शैंक का, और उसको कुछ कम करेंगे, कितना कम करेंगे, 22%, तो क्या हो गया 0.78। या D क्या है, डायमीटर ऑफ बोल्ट। ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, डेफिनेटली क्वेश्चन में दिया होगा कि बोल्ट का डायमीटर कितना है। अच्छा कई बार क्या होता है कि डाया देते नहीं है और आपको इनडायरेक्टली दे देते हैं। जैसे आपको कह दिया, मान लीजिए अदरवाइज मैं कह रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपको कह दिया बोल्ट जो है उसका आपको दे दिया पूरा परिचय, M10 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय 40। अगर इस रूप में कभी बोल्ट मिलता है आपको, तो ये 10 का मतलब है 10 mm डाया, और इस 1.5 का मतलब है 1.5 mm पिच, और इस 40 का मतलब है 40 mm बोल्ट की लेंथ। तो इस प्रकार से ये तय होता है। अच्छा कई बार इस रूप में मिलता है, जैसे कि M16 इंटू 80, यहाँ 2 ही नाप है, यहाँ 3 नाप थे, तो जो छोटा नाप होता है सबसे वो पिच कहलाता है। यहाँ 2 नाप ही हैं, तो एक तो डाया हो गया, एक लेंथ हो गई। अगर मान लीजिए M16 इंटू 80 लिखा है, तो उस बोल्ट का डाया 16 mm है, उसकी लेंथ 80 mm है। तो ये आपको मैंने इसलिए बताया कि कभी किसी रूप में सवाल आ जाए तो आपको ध्यान पड़ना चाहिए। तो ये ANB निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब आता है ASB, तो ये है नॉमिनल प्लेन शैंक एरिया ऑफ द बोल्ट। नॉमिनल प्लेन शैंक, प्लेन क्यों कहा, वहाँ चूड़ियाँ नहीं होती है इसलिए प्लेन एरिया हो गया, शैंक एरिया ऑफ द बोल्ट। ये π/4 इंटू d² होता है। यहाँ देखिएगा मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर VDSB इक्वल टू VNSB अपॉन गामा MB।
गामा एम बी होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, आंशिक सुरक्षा गुणांक। इसका भाग लगाने से हमको मिलेगी डिजाइन स्ट्रेंथ। तो एम स्टैंड फॉर मटेरियल, बी स्टैंड फॉर बोल्ट। तो बोल्ट की पदार्थ के लिए आंशिक सुरक्षा गुणांक जो होता है, आप वैसे याद कर लें, अच्छा रहेगा कि ये 1.25 होता है। लेकिन आपको भी बता दूँ, ये भी आपको याद रटने की जरूरत नहीं, पेज मिलेगा, मैं लिखा यहाँ पे देखिएगा, पेज 30 ऑफ टेबल नंबर 5। तो पेज 30 निकाल रहा हूँ मैं, टेबल नंबर 5, पेज 30 टेबल नंबर 5। सब आप नोट कीजिएगा इस चीज़ों को जो मैं आपको बोल रहा हूँ। देखिएगा, ये है कोड का पेज नंबर 30 और ये है टेबल नंबर 5। दिख रहा है आपको? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल्स, गामा एम। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है बोल्ट्स फ्रिक्शन टाइप, बोल्ट्स बीयरिंग टाइप। ये रिवेट वेल्ड आपके काम की नहीं है फिलहाल, ये भी काम की नहीं है, ये दो ही काम के। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए सब जगह आपको क्या मिलेगा, 1.25 1.25। आपके जो काम के यही है, ये वाले बोल्ट दो है बोल्ट के किसी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ भी 1.25 है, यहाँ भी 1.25 है, यहाँ भी 1.25 है, यहाँ भी 1.25 है। अब ये दो चीज़ क्या है, शॉप फैब्रिकेशंस एंड फील्ड फैब्रिकेशंस। देखिए एक तो काम करते हैं अपन शॉप में मतलब कारखाने में कह दो, या जहाँ पे आपके सभी तरह की मशीनें उपलब्ध होती है, वहाँ पे नेचुरली वहाँ पे हर चीज़ की स्ट्रेंथ अच्छी आती है। और एक वही काम आप करना चाहो फील्ड के अंदर। लेकिन ये कहा गया कोड के द्वारा कि चाहे आप शॉप में काम करें चाहे फील्ड में काम करें, आपको ये जो गामा एम भी लेना 1.25 ही लेना है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो आपको मैंने समझा दिया इस चीज़ को कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर भी आपको टेबल से मिलेगा, टेबल 5 से, जो कि पेज 30 पर है। मुझे आशा है कि आप बराबर पेज नंबर नोट कर रहे होंगे अपने नोटबुक के अंदर। अब देखिएगा कि 4.6 ग्रेड बोल्ट्स, 4.6 ग्रेड अगर बोल्ट का है, और बोल्ट भी कैसे हैं, नॉर्मल बोल्ट जिसे कहते हैं अपन, या फ्रिक्शन या बीरिंग टाइप जो होते हैं, सिंपली जो बोल्ट काम में आते हैं, उसके लिए FU मैंने आपको अभी बताया था 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था इस चीज़ को, यहाँ पे कहा था नहीं, जैसे 4.6 है तो 4 × 100 हो गया 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर। और जो ये गामा एम भी होता है 1.25। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने आपके लिए फॉर्मूला बनाया था VNSB का, ये बनाने जा रहा हूँ यहाँ पे DNSB का। ये जो फॉर्मूला ना, जिसको मैं नंबर 1 का है, ध्यान दीजिए, इसको मैंने नंबर 1 का है, ये जो VDSB, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ये है VNSB अपॉन गामा एम बी। गामा एम बी कितना है 1.25, तो मैं लिख दिया 1/1.25 मल्टीप्लाई बाय VNSB। और VNSB क्या है, FU अपॉन √3, और FU के मान कितने बताया, 400/√3। बाकी वही मैटर सारा है, NN ANB प्लस NS ASB। अब देखिए मैं एक आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, जिनको याद करने से डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे बहुत जल्दी। आपको कोड का, ये जो कोड है इसका रेफरेंस तो देना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा आपको समस्या नहीं आएगी। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कैलकुलेटर से तो ये 184.75 आएगा, और मल्टीप्लाई बाय सेम वही NN ANB प्लस NS ASB। अब देखिए यहाँ पे एक बात कह रहा हूँ मैं, सिंस नॉर्मली थ्रेड्स कैन ऑकर इन द शेयरिंग प्लेन, यानी जो बोल्ट करता है, देखिए जब बोल्ट करता है ना, तो उसके अंदर चूड़ियाँ नॉर्मली वहाँ पे होती है। जैसे देखिएगा ये 2 प्लेटें हैं इस प्रकार से, और यहाँ आपके ये बोल्ट है, ये बोल्ट का हेड है, और ये बोल्ट का जो शैंक बार है, और यहाँ बाद में आपको नट कसना पड़ता है, यहाँ पे नट कसना पड़ता है, चूड़ियाँ बीच में ही होती है। तो ये जो प्लेन है ना, जहाँ से ये बोल्ट करता है, जहाँ शेयरिंग होती है, वहाँ पे चूड़ियाँ विद्यमान होती हैं, और वहाँ पे प्लेन शैंक वहाँ पे नहीं होता। तो ये हमेशा जो आपके लिए प्रोविजन दे दिया गया है कि आपको NN, यानी कि ये जो बैटर है जहाँ पे चूड़ियाँ होती है वो प्लेन एक होता है, और जहाँ चूड़ियाँ नहीं होती वो प्लेन इसमें होता ही नहीं। यानी कि NS को क्या लेंगे अपन, 0 लेंगे, और NN को क्या लेंगे, 1। और आपके सब केसेस में यही होने वाला है। अगर ये 0 हो जाए तो इंटू ASB करेंगे तो 0, ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। उस केस में ये NN इंटू ANB बच जाएगा, और NN की वैल्यू कितनी है, 1, ध्यान दीजिएगा 1। अब बताइए फॉर्मूला क्या बन गया, VDSB = 184.75 इंटू ANB, क्योंकि NN कितना हो गया, 1। अब इसमें जो ANB है ये मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ कि 0.78 इंटू π/4 ds। ये देखिएगा मैंने पहले आपको लिख दिया था यहाँ पे
0.78 इंटू π/4 d²। तो बताइए बोल्ट की जो शेयरिंग स्ट्रेंथ है एक बोल्ट की, कितना आसान फॉर्मूला बन गया ये, वेरी सिंपल। लेकिन अगर सीधे आप फॉर्मूला लिखते हैं तो आपको हवाला देना पड़ेगा इस पूरे फॉर्मूले का पूरे, और इसमें वैल्यू बतानी पड़ेगी किस प्रकार से बनी, जैसे मैंने आपको समझाई वैसे। और बोर्ड के जो ये कोड के जो है ना पेज नंबर्स और जो आपने पैरा लिया है उसको सबको समझाना पड़ेगा कहाँ से लिया है, नंबर तभी मिलते हैं। अब देखिएगा ये तो हो गई एक बात। कई बार क्या होता है आपको सवाल में मिलता है कि जो बोल्ट है वो काफ़ी लंबा है, लॉन्ग जॉइंट है, लॉन्गर जॉइंट्स है, जॉइंट की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने एक नोट लगा दिया, फॉर लॉन्गर जॉइंट्स, लंबे जोड़ के लिए दिस नॉमिनल शेयर कैपेसिटी इज मल्टीप्लाइड बाय, ये जो निकाले ना अपना नॉमिनल शेयर स्ट्रेस, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ, इसको अपन BLJ मल्टीप्लाई BLG मल्टीप्लाई बी नहीं एक्चुअली बीटा, ये बीटा LJ, बीटा LG और बीटा PKG, इन तीनों से गुणा करते हैं किसको, इस चीज़ को, ताकि जो एक इनको नाम देते हैं एक्चुअली रिडक्शन फैक्टर। ये एक से कम होते हैं और इससे बाद में मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको सही वैल्यू मिल जाती है। अब प्रश्न उठता है ये कहाँ से निकालेंगे, ये BLG क्या है, BLJ बीटा LJ क्या है, बीटा LG क्या है और बीटा PKG क्या है, इसके बारे में आपको मैं भी समझाने वाला हूँ अच्छी तरह से। देखिएगा आपको पेज 75 पे सब कुछ मिलने वाला है, मैं नोट लगा रखा है, पेज 75 आर्टिकल 10.3.3.1, अगेन पेज 75 देखिएगा, पेज 75 देखिएगा, वही वापस मैंने बताया पेज 75। और यहाँ देखिएगा, यहाँ एक आर्टिकल मिलेगा लॉन्ग जॉइंट्स, जहाँ जोड़ लंबे होते हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे 3 फैक्टर जिसे कहते हैं रिडक्शन फैक्टर। तो जो सबसे पहला आपको मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा है, देखिएगा ये BLJ। तो ये जो है इसका नाम देखिए, इसका नाम समझा रहा हूँ क्या होता है यहाँ पे, ए फैक्टर BLJ गिवन बाय BLJ इक्वल टू, ये भी आपको याद नहीं करना, ये मैंने सब यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हमने साफ साफ लिखा हुआ है। ये जो BLJ है ना, ये कौन सा फैक्टर है, टू अलाउ ओवरलोडिंग ऑफ द एंड बोल्ट्स, जो उस जॉइंट पे किनारे वाले बोल्ट है ना उन पे जो होती है ओवरलोडिंग, उसको ये फैक्टर जो है कंसिडर करता है। इसका फॉर्मूला क्या है 1.075, ये भी आपको कोड मिलेगा हो, मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, लिखा हुआ यहाँ पे 1.075 माइनस LJ अपॉन 200 इंटू D, 1.075 माइनस LJ अपॉन 200 इंटू D। अब इसमें ये जो LJ क्या है इसको आप समझ लीजिएगा, ये भी आपको मिलेगी, ये है लेंथ ऑफ जॉइंट, पता पड़ा ना, L का वाला लेंथ और J का वाला जॉइंट। तो ये आपको अगर ये इसको अगर इस फैक्टर को काम में लेना होगा तो आपको क्वेश्चन में ये चीज़ मिलेगी। अब हमने लेंथ ऑफ जॉइंट और D क्या है, डायमीटर ऑफ बोल्ट। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से बीटा LJ निकालेंगे और बीटा LJ निकालने के बाद में चेक करेंगे कि वो इस रेंज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आना चाहिए किस रेंज में, बीटा LJ 1 या 1 से कम होना चाहिए और 0.75 या उससे बड़ा, यानी 0.75 से लेकर 1 के बीच में होना चाहिए, और डेफिनेटली ये ऐसा ही आएगा जो डाटा आपको दे रखे होंगे। अब आता है दूसरा फैक्टर। तो एक बात फिर कह रहा हूँ, ये फैक्टर आपको काम में कब लेने हैं, जब आपको सवाल में कहा जाए, नॉर्मली नहीं कहा जाता है, लेकिन कभी कभी आपको एक बात बता दूं मैं, ये अभी 2020 के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है 6 नंबर का, ये देखिए ये पेपर है डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स, कोड CE 302 2020, अभी लेटेस्ट पेपर है ये। और इसमें देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, काले बोल्ट, ये जो मैंने बताया ना बोल्ट की जो कैटेगरी होती है वो 6.4, ये सब काले बोल्ट ही होते हैं, ब्लैक बोल्ट ही कहलाते हैं। काले बोल्ट एवं निम्न के साथ जोड़ों के लिए कमी कारकों का व्यंजक लिखिए, राइट द एक्सप्रेशन फॉर रिडक्शन फैक्टर फॉर जॉइंट्स विद ब्लैक बोल्ट एंड विद। अब देखिएगा
लंबे जोड़ यानी कि लॉन्ग जॉइंट, लंबी ग्रिप लंबाई, लॉन्ग ग्रिप लेंथ, ये सब लॉन्ग जॉइंट में आता है। और एक है मोटी पैकिंग प्लेट, थिक पैकिंग प्लेट। ये क्वेश्चन आया था आपके 5 नंबर का, 5 मार्क्स का। अब सोचो, आप तो सोच रहे होंगे इसका आंसर किताब मिलेगा। अरे भाई, इसका आंसर आप किसी कोड में है, और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आपके जिनके आंसर आपको कोड में मिलेंगे। तो आपको कोड का नॉलेज होना चाहिए, कोड कैसे देखते हैं वो पता होना चाहिए। मैं आपको बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। आपके पास में बहुत शानदार एक गाड़ी पड़ी है घर पे चलाने के लिए, लेकिन आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, तो गाड़ी आपके लिए बेकार है, आप कैसे चलाएंगे उसको? तो जब तक आपको उस चीज़ को ड्राइव करना नहीं आता, चलाना नहीं आता, उसको कैसे चलाएंगे? बिल्कुल वही चीज़ है। आपको एग्ज़ाम में कोड मिलेगा, लेकिन आपको कोड को यूज ही करना नहीं आता, कहाँ चीज़ मिलेगी? तो आप ढूंढते रह जाओगे, चीज़ आपको मिलेगी नहीं। तो आप अभ्यास कीजिएगा कोड को देखने का, कोड को समझने का। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया आपके लिए स्पेशली। तो देखिएगा, ये वो 3 फैक्टर्स हैं जो इसने कहे हैं, बीटा LJ, बीटा LG और बीटा PK। ये मैंने बता दिया टू अलाउ ओवरलोडिंग ऑफ द एंड बोल्ट्स, ये टू अकाउंट फॉर लार्ज ग्रिप, और ये होता है टू अकाउंट फॉर पैकिंग प्लेट्स। कई बार बोल्ट को मजबूती से कसने के लिए पैकिंग प्लेट्स भी लगाते हैं ना, उसके लिए ये फैक्टर है इन एक्सेस ऑफ 6 mm, यानी 6 मिलीमीटर से ज़्यादा की जो होती है पैकिंग प्लेट। 6 तक तो ठीक है, 6 से ज़्यादा अगर है तो उसके लिए काम आता है फॉर्मूला। अब ये तो मैंने आपको फॉर्मूला समझा दिया, अब इसको समझा रहा हूँ। बीटा LG, मैं फिर कह रहा हूँ आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है याद करने की। बड़े खतरनाक फॉर्मूले, याद नहीं होंगे आसानी से, याद करना कठिन होता है, लेकिन ये कोड में है पेज नंबर 75 पर। इसका फॉर्मूला क्या है? 8D/3D प्लस LG। D डाया बोल्ट, LG ग्रिप लेंथ, LG इजिकल टू ग्रिप लेंथ। और ग्रिप लेंथ जो होती है हमेशा 5 × D से ज़्यादा होती है, ध्यान दीजिएगा। अब है बीटा PK, ये टू अकाउंट फॉर पैकिंग प्लेट्स, ये आपको समझ अभी मैं बोल चुका हूँ। इन एक्सेस ऑफ 6 mm, 6 mm से ज़्यादा पैकिंग की बात जब होती है तो इसको काम में लेते हैं। क्या फॉर्मूला है निकालने का? 1 - 0.0125 TPK, 1 - 0.0125 TPK। TPK क्या है? TPK है थिकनेस ऑफ द थिकर पैकिंग इन MM। जो थिकर पैकिंग की मोटाई है ना, उसकी बात इसमें चल रही है MM के अंदर। वो आपको सवाल में ये सब कुछ क्वेश्चन मिलेगा अगर पूछा जाएगा तो। ये आपको मैंने पेज नंबर, एक्चुअली मैं करना क्या चाहता था, मैं शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला समझाना चाहता था, मैंने समझा दिया। इस हर टर्म को मैं समझा रहा हूँ, और उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे कोड से ये भी आपको बताता जा रहा हूँ मैं। और जो चीज़ कोड में नहीं है उसको कैसे निकालें ये भी आपको बता जा रहा हूँ मैं। फिर आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेगा। अब अगला पेज, नोट द अबव वैल्यू ऑफ VDSB विल बी मल्टीप्लाई बाय 2। देखिए क्या होता है कि बोल्ट जो होते हैं ना, उसमें सिंगल शेयर हो सकता है या डबल शेयर हो सकता है। सिंगल शेयर मतलब एक ही तल पर बोल्ट कटता है, डबल के अंदर 2 तल पर कटता है। देखिए ये लेफ्ट जॉइंट, इट इज़ ए लेफ्ट जॉइंट। यहाँ जब बोल्ट लगाएंगे तो यहाँ इस जगह कटेगा बोल्ट, तो यहाँ खींचेंगे ना बोल्ट लगा के हम, तो ये बोल्ट का कटने का तल है, शेयरिंग प्लेन है। अगर मान लीजिए सिंगल कवर बट जॉइंट है, ये बट जॉइंट है और ये सिंगल कवर प्लेट है, और यहाँ आप अगर बोल्ट लगाते हैं तो यहाँ पे इस जगह से और इस जगह से बोल्ट कटेगा। एक और बात ध्यान दीजिएगा, जब हम डिजाइन करेंगे ना बट जॉइंट की या स्ट्रेंथ निकालते हैं बट जॉइंट की, तो इस जॉइंट के एक तरफ के बोल्ट की संख्या ली जाती है और लेफ्ट जॉइंट में सारी संख्या ली जाती है। ये 2 एग्जाम्पल किसके हुए? सिंगल शेयर के। अब मान लीजिए कोई डबल लेफ्ट जॉइंट है, कैसे बनेगा डबल लेफ्ट जॉइंट? देखिए ऐसे बनेगा, 3 प्लेटें होगी इसके अंदर, यहाँ बोल्ट लग गया यहाँ पे, तो यहाँ देखिए 2 जगह से रिवेट कटेगा, बोल्ट कटेगा सॉरी। यहाँ देखिए ये फोर्स लग रहा है इस तरह से, ये 2 प्लेटें इधर फोर्स, इधर मान लो ये फोर्स अगर P/2 है, ये P/2 है, ये P होगा, यहाँ दोनों PP होंगे, यहाँ दोनों PP होंगे, बराबर होंगे, लेफ्ट राइट बराबर। यहाँ देखिए P/2 मिलकर P हो गया, तो P हो गया। यहाँ पर भी आपका डबल शेयर है। एक होता है डबल कवर बट जॉइंट, जैसे बट जॉइंट है, बट जॉइंट को कहते हैं हिंदी में टक्करी जोड़। जब 2 प्लेट की आपस में टक्कर होती है और ये कवर प्लेट लगाते हैं। डबल कवर क्यों? ऊपर भी कवर प्लेट है, नीचे भी कवर प्लेट है,
और यहाँ आपने बोल्ट लगा दिया। एक्चुअली बोल्ट के एक तरफ हेड होता है, दूसरी तरफ बाहर निकल जाता है, और बाद में यहाँ पे हम चूड़ियाँ होती है ना, उस पर नट कसते हैं। ये तो शेप इसकी ऐसी बनेगी, ये एक्चुअली यहाँ नट कसा जाता है, यहाँ पे नट होता है, ये इस तरह से होता है। एक बोल्ट यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ पर ही देखिएगा ये बोल्ट दो जगह से कट रहा है। तो देखिए डबल शेयर होगा कि सिंगल शेयर, ये आपको जब क्वेश्चन आएगा उससे पता पड़ जाएगा। अगर लेफ्ट जॉइंट है, सिंपल लेफ्ट जॉइंट, सिंगल शेयर। सिंगल कवर बट जॉइंट है, सिंगल शेयर। डबल लेफ्ट जॉइंट है, जो नॉर्मली क्वेश्चन में कभी पूछते नहीं है, डबल शेयर। और ये नॉर्मली पूछते हैं डबल कवर बट जॉइंट, ये भी डबल शेयर। तो अगर कोई बोल्ट, मैंने यहाँ समझाया, द अबव वैल्यू ऑफ VDSB, डिजाइन शेयरिंग जो है ना, स्ट्रेंथ निकालते बोल्ट की, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 इन केस ऑफ डबल शेयर। अगर डबल शेयर है तो 2 से करेंगे, वरना नहीं करेंगे। हम एक बोल्ट की शेयरिंग स्ट्रेंथ निकालने जा रहे हैं। तो ये मैंने देखो अभी जो समझा है आपको यहाँ लिख भी दिया। अगर सिंगल लेफ्ट जॉइंट हो या सिंगल कवर बट जॉइंट हो, ये सिंगल शेयर की केस है। डबल लेफ्ट जॉइंट है या डबल कवर बट जॉइंट है, ये डबल शेयर के एग्जाम्पल है। ये इतना जो मैंने आपको समझाया है, ये शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मैंने समझा दिया आपको। आप अपनी किताब से कोई भी क्वेश्चन लें, जो मैंने समझा है उससे करेंगे, आप चुटकियों में सवाल सारे कर लेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और आप कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, सब कुछ कोड में मिल रहा है आपको। नाउ बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट, हम एक बोल्ट की बीयरिंग स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं। तो देखिए फॉर्मूला है डिज़ाइन बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए बोल्ट, या डिज़ाइन बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ ए बोल्ट। उसके फॉर्मूला है VDPB। देखिए डी का मतलब यहाँ पे डिज़ाइन, और PB का मतलब होता है एक्चुअली बीयरिंग। ये बीयरिंग के लिए नोटेशन होता है PB, स्मॉल p और b लगाते हैं, ये बीयरिंग के लिए नोटेशन होता है। इज इक्वल टू VNPB अपॉन गामा MB। अब ये VNPB क्या है? नॉमिनल, और नॉमिनल के अंदर भाग लगाते हैं अपन फैक्टर, इसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का, यानी आंशिक सुरक्षा कारक का, तो हमको ये VDPB मिलता है। तो नॉमिनल बीयरिंग स्ट्रेंथ जो होती है बोल्ट की, नॉमिनल बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, उसे कहते हैं V स्टैंड फॉर शेयर, N स्टैंड फॉर नॉमिनल, PB स्टैंड फॉर बीयरिंग। ध्यान दीजिएगा, बीयरिंग के लिए PB वर्ड यूज़ करते हैं, बीयरिंग के लिए PB। N का मतलब नॉमिनल, D का मतलब डिज़ाइन, V मतलब शेयर। तो यहाँ पे ये बात आ जाती है, डिज़ाइन बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, यह लगा देते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला आपके सामने है, ये VNPB अपॉन गामा MB, इसको मैंने समझा दिया। नॉमिनल बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, ये पेज 75 पर ही है, आर्टिकल 10.3.4, पेज 75 पर ही मिलेगा आपको। फिर पेज 75 बड़ा कॉमन पेज इसका, और ये मिलेगा आपको यहाँ पे, देखिएगा बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ बोल्ट, द डिज़ाइन बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट ऑन एनी प्लेट VDPB is governed by the bearing is given by VDPB is equal to VNPB upon गामा MB। ये बहुत छोटा अक्षर लिखिए मिलेंगे, मैंने यहाँ पे नोट्स में कुछ बड़े लिख दिए, आपको समझाने में आसानी होगी मेरे को, इसलिए बड़े बड़े लिख दिए उन्होंने यहाँ पे। तो अब ये जो उठता है प्रश्न, अच्छा ये वही चीज़ें जो पहले थी, टेबल मिलेगी आपको, ये 1.25 दी जाएगी। और ये जो होती है नॉमिनल बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, इसके लिए फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी कोड में है, हर चीज़ कोड में मिलेगी आपको। ये देखिएगा 2.5 KB इंटू D इंटू T इंटू FU, कोड मिलेगा आपको। ये हो गई नॉमिनल बीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट। ये आ गया यहाँ पे 2.5 KB इंटू D इंटू T इंटू FU। अब मैं एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ, एक एक चीज़ क्या है इसके अंदर। देखिएगा पहले KB को समझ लें। KB जो है, इसके लिए आपको 4 वैल्यूज़ दी हैं, और आपको उसमें से सबसे कम लेनी है, वो KB कहलाएगी। पहला E/3D0, दूसरा P/3D0 माइनस 0.25 ऑफ कोर्स, तीसरी FUB/FU, और चौथी 1.0। ये भी आपको कोड में मिलेगी, ये देखिएगा, ये भी कोड में है, देखिएगा आप। E/3D0, P/3D0 माइनस 0.25, ये क्या ना FUB/FU
FU और चौथा 1.0। अब आपको मैं एक एक चीज़ समझाता हूँ। अच्छा, जैसे आपको अभी क्वेश्चन बताया मैंने 5 नंबर का आया था 2020 में, ऐसे क्वेश्चन कितने ही बन सकते हैं जो कोड के ऊपर बेस्ड है। फिर आपको कोड को सीखना पड़ेगा, आपको ये फॉर्मूले रटने नहीं है। क्यों रटने की जरूरत कहाँ है जब सब कुछ कोड में दे रखा है तो, और ये कोड आपको एग्जाम में मिलेगा, बिना मांगे मिलेगा आपको, निश्चिंत रहें आप। अब मैं इसमें एक एक चीज़ को समझा रहा हूँ। पहली चीज़, ई का मतलब होता है यहाँ पे एंड डिस्टेंस अलोंग बीरिंग डायरेक्शन। अब एक इसमें पिच है, पी, पिच डिस्टेंस अलोंग बीरिंग डायरेक्शन। इसका मतलब क्या, इसके लिए आपको मैं अलग से एक फिगर बना के बताऊंगा। देखिएगा, जैसे मैंने मान लीजिए ये मैंने कोई एक लैप जॉइंट बना दिया, यहाँ पे मान लीजिए 2 बोल्ट मैंने लगा दिए, बोल्ट है। अभी जैसे बनूंगा, हालांकि ये नट होता है इधर। अब अगर इसका मान लीजिए मैं प्लान बनाता हूँ, सॉरी ये एलिवेशन है, इसका अगर मैं प्लान बनाता हूँ इस जॉइंट का, हम प्लान बना रहे हैं, ये एलिवेशन है, इट इज़ एलिवेशन। प्लान में क्या होगा, ये ऊपर की प्लेट है पूरी दिखेगी आपको यहाँ तक, वैसे वो वहाँ से वो पूरी पूरी नज़र ही आएगी आपको यहाँ से यहाँ तक। ये वो आप ऊपर से देख रहे हैं ना, तो ये डॉटेड लाइन ये आपको दिखेगी नहीं, डॉटेड है ये, कि ऊपर से देख रहे हैं छिप जाएगी, लेकिन ये दिखेगी ऊपर से आपको दिखेगी। अब ये इसका सेंटर लाइन ये है, यहाँ पे देखिएगा ये बोल्ट है, 1 2 3 4, कितने हो सकते हैं, मैंने अभी फिलहाल सुविधा के लिए 4 ले लिए हैं। ये वाली हो गई। तो मैंने आपको अभी बताया था फॉर्मूला, इसके अंदर देखिएगा क्या लिखा मैंने। पी का मतलब होता है पिच डिस्टेंस अलोंग बीरिंग डायरेक्शन, पिच डिस्टेंस अलोंग बीरिंग डायरेक्शन। तो जब क्या होगा, आप ऐसे फोर्स लगाएंगे ना इस प्रकार से, ये तो यहाँ पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो जैसे ये डिस्टेंस, ये बोर्ड का सेंटर है ये वाला, ये बोर्ड के सेंटर लाइंस हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये कहलाएगा इसका पिच, इसको पिच कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये कहलाता है गेज डिस्टेंस। एक्चुअली अभी हमारे काम नहीं आएगा, अभी हमारे को पिच काम आएगा। और ये जो डिस्टेंस दिख रही है आपको, ये वाली इट इज़ ई, इट इज़ एज डिस्टेंस या एंड डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, ई तो हो गया एंड डिस्टेंस अलोंग बीरिंग डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू आप देखिएगा 1.5D, ये भी कोड में मिलेगा, ये सब आपको मिलेगा कोड के अंदर, पेज 74 और 10.2.4.2, पेज 74 देखिएगा, पेज 74 10.2.4.2, ये पेज 74 और 10.2.4.2, ये देखिएगा। द मिनिमम एज एंड डिस्टेंसेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल to the nearest edge of a plate shall not be less than 1.7 times the hole diameter in case of sheared or hand flame cutout and 1.5 times the hole diameter in case of the rolled machine। यानी कोई हाथ से सुराख बना के होल करता है मैनुअली, उसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं, 1.7 टाइम करते हैं, 1.7 गुना करते हैं। और अगर मशीन से किया है ऑटोमेटिक मशीन, तो उसको अपन 1.5 लेते हैं। तो अपन ये मान के चलते हैं अपन मशीन से सारा काम कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, इसको 1.5 इंटू D0 कर दिया। अब D0 क्या है, व्हाट इज D0, देखिए यहाँ पे D0 लिखा मिलेगा आपको, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1.5 टाइम था होल डायमीटर। ध्यान दीजिएगा, होल डायमीटर, रिवेट का डायमीटर नहीं है, ये होल का डायमीटर है। देखिए अपन को, सॉरी रिवेट का नहीं, बोल्ट का डायमीटर नहीं है, होल का डायमीटर है। देखिए बोल्ट को फिट करने से पहले हमें सुराख बनाने पड़ेंगे, और सुराख जब बनाते हैं तो उसका डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है क्लियरेंस के लिए।
और जितना ज़्यादा रखते हैं वो कितना है वो देखिए नॉर्म्स इसके, ये भी आपको याद नहीं करना है। पेज 73 मिलेगा आपको, पेज 73 देखिएगा भाई, पेज 73 पेज 73, ये देखिए पेज 73 हो गया। और ये देखिएगा क्लियरेंस फॉर फास्टनर होल्ड से, यहाँ देखिए अगर 12 से 14 mm का बोल्ट है डायमीटर, तो आपको जो ये 1 mm ज़्यादा सुराख बनाना पड़ेगा। यानी 12 mm का बोल्ट है तो आपको 13 mm का होल बनाना पड़ेगा। अगर 16 से 22 mm है तो 2 mm का है। चॉइस के लिए भी 2 ही है, आप इसको 16 से चॉइस मान लो 2, और चॉइस से बड़ा अगर है तो 3 mm का। यानी कि 12 से 14 के लिए 1 mm बढ़ाना है, 14 से चॉइस के, हालांकि चॉइस वाला जो है ना, ये एक यहाँ कुछ और केसेस दे रखे हैं पर वो आपके काम नहीं आएंगे, आपके काम के बस यही हैं। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि 12 से 14, 16 से चॉइस और फिर चॉइस से बड़ा 1, 2 और 3 ये आपको मिलेगा। तो D = हो जाएगा, D मतलब अगर जो बोल्ट का डायमीटर है 12 से 14 है तो जो D0 होगा वो D में 1 जोड़ देंगे, यानी होल का डायमीटर D0 यानी डायमीटर ऑफ होल, और ये होगा D + 2 mm अगर 16 से 24 है तो, और अगर 24 से बड़ा है तो 3 mm जुड़ जाएगा। ये पेज 73 टेबल 19 जो मैंने बताई आपको, ये देखिए ये टेबल नंबर 19 पेज नंबर 73, ठीक है। P का मतलब पिच डिस्टेंस अलोंग बीयरिंग डायरेक्शन, ये भी आपको पेज 73 मिलेगा। और 10-2 पेज 73 10-2 यह देखिए मिनिमम स्पेसिंग, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर्स shall not be less than 2.5 times the nominal diameter of the fastener। फास्टनर यानी कि जिसे अपन जोड़ते हैं, यानी कि बोल्ट। तो ये जो डिस्टेंस है, पिच जो मैंने आपको बताई हुई फिगर के अंदर, ये वाली ये जो पिच होती है, इसको अपन 2.5 इंटू बोल्ट के डायमीटर से कम नहीं लेता, हम 2.5 D लेके ही चलते हैं। अभी हम ग्रेटर साइज में नहीं जाएंगे। तो ये आपको जो मिलेगा ना बोल्ट का डायमीटर, उसको 2.5 से गुणा करना। यहाँ होल का डायमीटर नहीं आएगा, यहाँ पे यहाँ बोल्ट का डायमीटर आएगा, D आएगा। तो ये आपको मिलेगा पेज 73 पर। आगे देखिएगा, अब देखिएगा इस फॉर्मूले में मैंने आपको E समझा दिया है, एंड डिस्टेंस, D0 समझा दिया है, P समझा दिया है। अब FUB और FU क्या है वो देखिए आप। FUB होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ये आपको समझा चुका हूँ। अगर 6.4 है तो अगर 4.6 का बोल्ट है तो 4 × 100 400 तो 400 हो जाएगी, ये 400 Nm²। और FU क्या है, FU इस फॉर्मूले में है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट। देखिए आपको स्टील का ग्रेड मिलेगा प्लेट के लिए, नॉर्मली मिलता है FE 410 ग्रेड का स्टील, तो उसके लिए FE हो जाएगा 410, जो ग्रेड लिखा ना वो इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो 410 Nm अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेट, तो ये 410 ली जाएगी FU की वैल्यू। और ये FUB जो है बोल्ट के लिए होता है, और ये 4.6 हो तो आपको 400 लेना है। D नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, मैंने कहा ना यहाँ पे D काम आएगा। यहाँ पिच के बारे में कहना भूल गया ना मैं, तो लिख देता हूँ यहाँ पे, पिच के बारे में कहना भूल गया यहाँ पे मैं। ये पिच जो आपको दिख रहा है ना, ये हम 2.5 इंटू D लेंगे, D आपको नॉमिनल डायमीटर है। नाउ लास्ट T, देखिए इसमें आपको T भी मिलेगा, इसमें आपको T मिलेगा कहीं पर, देखिए इसके अंदर T कहाँ मिलेगा, देखिएगा T, हाँ T देखिए हमें कई बार ज़रूरत पड़ती है थिकनेस ऑफ प्लेट की। तो जस्ट ए मिनट, इसमें T वाला मैटर कहाँ है, T वाला मैटर होना चाहिए इसके अंदर कहीं, ये रहा, ये है ना, ये रहा देखिए 2.5 KB आ गया। KB को समझाने के लिए मैंने बताया था, ये 4 वैल्यू 1 2 3 4, या 1 तो 1 ही होता है ना, तो ये वैल्यू ये FUB/FU और 1, इन 4 में जो सबसे कम होगा वो ही लिया जाएगा। और D नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, और ये T है थिकनेस। ये T क्या होती है इसको समझा रहा हूँ मैं, ये देखिए T, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। T क्या होता है कि थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इन लैप जॉइंट। देखिए मैंने आपको अभी कुछ एग्जांपल समझाए थे, ये देखिएगा जैसे लैप जॉइंट है, सपोज करो ये थिकनेस है 10 mm, ये थिकनेस है 8 mm, तो अब T कितना लेंगे
8 mm। ठीक है, यहाँ देखिएगा, ये अगर मान लीजिए 6 mm, ये भी है 6 mm, ये मान लीजिए 10 mm, तो ये दोनों मिलकर कितनी हो रही है 12, और ये कितनी है 10। इस केस में हम 10 लेंगे, 6 नहीं लेंगे, ध्यान रखना। ये कवर प्लेट है, ये मेन प्लेट है, मान लो इसकी है मोटाई 6 mm, इसकी है 10 mm, तो 6 ली जाएगी। और यहाँ पर ये 2 कवर प्लेट्स हैं, सेम इसका बैटर वो इसमें रहेगा। ये दोनों मान लीजिए 8-8 है, ये मान लो 12 है, तो ये 8-8 कितनी होगी 16, पर ये 12 तो 16 से छोटी होती है। एक्चुअली इन दोनों की मिल्क की स्ट्रेंथ कंबाइंड मानी जाती है, तो थिकनेस भी कंबाइंड मानेंगे। इन दोनों की थिकनेस अगर मिलकर इससे कम हो तो फिर इन दोनों की लेंगे, अदरवाइज इसकी लेंगे। नॉर्मली ये दोनों मिलकर इससे मोटी हो जाती हैं। ये सब बातें मैंने यहाँ समझाई हुई है। टी का मतलब थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट लेफ्ट जॉइंट, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट सिंगल कवर बट जॉइंट, थिकनेस ऑफ मेन प्लेट्स और सम ऑफ थिकनेस ऑफ कवर प्लेट्स विच एवर इज लेस। यानी कि अगर डबल कवर बट जॉइंट है तो या तो आएगी मेन प्लेट की थिकनेस, या दोनों कवर प्लेट की थिकनेस मिलकर और देखेंगे, और साथ में मेन प्लेट, उनमें जो कम होगा वो ली जाएगी। मैंने यहाँ डबल लेफ्ट जॉइंट को लिया नहीं है। देखिए ये वाला जॉइंट है ना, ये वाला इसमें मैंने समझाया नहीं आपको। नॉर्मली ये केस कभी होता नहीं है, बहुत कम काम लेते हैं, और होता तो मैं बता दिया आपको कि दोनों मिलकर ली जाएगी। ये आपको डी हो गया। अब देखिएगा, एक मैंने नोट लगाया, ये जो फॉर्मूला है VNPV = 2.5 KB इंटू डी इंटू टी इंटू FU, इसमें जो FU लेते हैं इस फॉर्मूले में, देखिए इसके अंदर FU होगा। इस फॉर्मूले में देखिएगा, यहाँ पर ये FU है, यहाँ पे दिख रहा है आपको FU यहाँ पे। अब FU क्या है इस फॉर्मूले में? FU का मतलब ये जो दो मैंने बताया था ना आपको, ये FUB और FU अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट और FUB अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, इनमें से जो कम वाला है वो FU इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में, इस पर्टिकुलर सूत्र में, इस विशेष सूत्र में FU जो है वो लेसर ऑफ FU एंड FUB, जो कि यहाँ काम में लिया गया है, यहाँ पर इनमें कम वाला होगा। इसको मैंने 2 नंबर दिया था, याद हो तो। ये बीरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, और उसके पहले मैंने आपको याद होगा एक कहा था डिजाइन शीयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ये वाला। अब ये जो शीरिंग में जो स्ट्रेंथ है बोल्ट की, और ये जो बीरिंग में स्ट्रेंथ है बोल्ट की, इसमें से जो कम होगी वो बोल्ट की स्ट्रेंथ कहलाएगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये बात आपको मैं बार बार कह रहा हूँ। देखिएगा, लेसर ऑफ 1 and 2 इज़ द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ 1 बोल्ट, यानी कि एक बोल्ट की स्ट्रेंथ जो होगी वो 1 और 2 से जो कम होगी वो मानी जाएगी। अगर शीरिंग के अंदर बोल्ट की स्ट्रेंथ कम है बीरिंग वाले से, तो शीरिंग वाली स्ट्रेंथ ही मानी जाएगी, और बीरिंग वाली स्ट्रेंथ अगर बोल्ट की कम है शीरिंग से, तो बीरिंग की मानी जाएगी। कारण क्या? देखिए, मान लीजिएगा ये तो है शीरिंग और ये है बीरिंग। मान लीजिए यहाँ स्ट्रेंथ आती है इसकी 240 किलो न्यूटन, यहाँ आती है मान लीजिए इसकी 260 किलो न्यूटन बीरिंग के अंदर, तो हम आंसर देंगे 240। और मान लीजिए यहाँ आती, अभी देखिए ये ज़्यादा थी ये कम थी, अब मान लीजिए ये ज़्यादा आ गई, ये मान लीजिए 280 आ गई, और ये मान लीजिए 262 ही आई है, यहाँ स्ट्रेंथ ये मानी जाएगी। जो कम हो ना वो मानेंगे। क्यों? इसको समझो आप। अगर आपने कह दिया इस केस में ये स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और आपने इसके हिसाब से, जैसे आपने 260 मानी हुई है ना, आपको पता है ये, आप समझ रहे होंगे 260 जब ले सकते हैं हम, चलो 250 लगा देते हैं, 260 तो कम ही है, पर भाई 250 जब लगाओगे तो फेल हो जाएगा, तो ये तो 240 ही ले सकता है। और यहाँ पर देखें, आप सोच रहे हो कि हम 280 मान लेते हैं, कहीं आपने इससे कम 270 लगा दी, पर ये तो 262 ही है। यानी जो कम से कम फोर्स ले सकता है जिस केस में, उसको स्ट्रेंथ माननी चाहिए और उसी के अनुरूप बल लगाना चाहिए, वरना आपकी डिज़ाइन फेल हो जाएगी। ये आज मैंने आपको इस वीडियो में, ये वीडियो मेरा 45 मिनट का होने जा रहा है। ये मैंने एक हमारे स्टूडेंट की डिमांड पर बनाया है, तो उसकी बड़ी इच्छा थी कि भाई ये एक वीडियो बनाइए जिसमें कि बोल्ट की शीयरिंग स्ट्रेंथ और बोल्ट की बीरिंग स्ट्रेंथ निकालना सिखाइए आप। तो मैंने आपको आज कोई सवाल नहीं कराया है, मैंने केवल और केवल आपको कोड के प्रोविजंस लेते हुए कि कौन सी चीज़ कोड में कहाँ दी हुई है, मैंने आपको सब कुछ समझाया है। अब आप इसको बेस मानकर जितने चाहे प्रश्न करें, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आप इसको लाइक करना न भूलें,
अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना ना भूलें। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर.पी. व्यास, तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, एक बात और, आप इस नंबर पर मुझे अपनी समस्याएं व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उसका समाधान कर सकूँ। ठीक है, तो ओके, इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।